हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। अब आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े बहुत सारे वीडियो हम अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे शॉर्ट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मैथ्स की ट्रिक, रीजनिंग सॉल्व करने का सारी ट्रिक्स आपको हमारे चैनल के शॉर्ट्स सेक्शन में जा करके मिल जाएंगी। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी लगातार चल रही हैं। कंपटीशन से रिलेटेड क्लास 1 से 12 हिंदी टू इंग्लिश मीडियम दोनों चल रही है, एनसीईआरटी से जुड़ी। आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देखा था कि जो फेजेस हैं उनको किस तरीके से डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। पिछले फेज में हमने जाना था बेसिक इंट्रोडक्शन कि इंडिपेंडेंस के ईव में क्या स्थिति थी इंडिया की और उसके पहले क्या स्थिति थी। आज प्रॉपरली ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस था उस समय में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो उस समय ये भी था कि जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें चलती थी और इनको हम ब्रीफली समझेंगे कि होता क्या है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको पहले हमको पढ़ना होगा, समझना होगा। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा था। बहुत सारे लोग जो थे वो एग्रेरियन थे, कृषि पर ज्यादा निर्भर करते थे, वो अपने लैंड्स पर ही ज्यादा निर्भर होते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। Under British rule, India's economy was primarily agrarian, with roughly 85% of the population relying on agriculture for their livelihood, mostly residing in villages. जो villages के जो लोग थे उसमें से आधे से ज्यादा जो लोग थे, यानी 85% जो यहाँ पे मेंशन्ड है, 85% जो लोग थे वो क्या थे, वो अग्रेरियन थे, वो कृषि पर निर्भर करते थे। उनका जो भी जीवन यापन होता था वो कृषि के द्वारा ही होता था। Despite the large workforce, the agricultural sector suffered from stagnation and even deterioration. क्या बोल रहा है यहाँ पे, बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी, 85% तक की जो जनसंख्या थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। इवन दो जो स्टैग्नेशन था एग्रीकल्चर, क्या जो स्थिरता थी, गतिहीनता थी कृषि में, वो लगातार बनी हुई थी। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, और ऐसा क्यों होता था, लोग कृषि पर निर्भर थे, सारा काम उनका कृषि से चलता था। 85% जो जनसंख्या थी वो भी उसी पर निर्भर थी। बावजूद इसके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टैग्नेटेड था। क्यों? क्योंकि पहला जो रीजन है वो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। द प्राइमरी कॉज फॉर स्टैग्नेशन वाज द लैंड सेटलमेंट सिस्टम इम्पोज्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो जो भी एग्रीकल्चर की चीजें थी, जो हमारे जो समाज के लोग थे जो कार्य करते थे कृषि से जुड़ा, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो उनके बेनिफिट के लिए थे, ना कि हमारे लैंड को और ज्यादा बेटर करने के लिए, क्रॉप्स को और ज्यादा बेटर करने के लिए। वो सिर्फ अपने बेनिफिट की चीजों को क्या करते थे, मोटिवेट करते थे, कमर्शियल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते थे, ना कि फूड क्रॉप्स को करते थे। The primary cause is stagnation was land settlement system. Okay, जमींदारी सिस्टम क्या है, जो मेन हम आज पढ़ने वाले वो जमींदारी सिस्टम ही है। सबसे बड़ा जो जिम्मेदार था स्टैग्नेशन का एग्रीकल्चर की, वो जमींदारी सिस्टम था। जो जमींदार थे, मतलब जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दो तीन चीजें समझिएगा। जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, जो जमींदार थे उनको एक्चुअल ओनर घोषित कर दिया, किसका, लैंड्स का। जो टिलर्स थे उनकी जो खुद की जमीनें थी वो उनसे छीन करके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जमींदारों को उन लैंड्स का ओरिजिनल ओनर कर दिया। अब वो जो टिलर्स थे, जो फार्मर्स थे, वो अपने ही खेत में काम करने के लिए मजबूर थे और उनको हर महीने उनको कुछ रेवेन्यू देना पड़ता था जमींदारों को। तो यहाँ पे दो तीन चीजें क्या थी, पहला तो ये कि जमींदार को रेवेन्यू फिक्स्ड टाइम में देना होता था, ठीक है, और जमींदार के ऊपर ये प्रेशर था ब्रिटिशर्स थे कि वो फिक्स्ड टाइम में, अगर वो फिक्स्ड रेवेन्यू नहीं देते हैं ब्रिटिशर्स को, तो वो अपना जो हक है, ओनरशिप है लैंड से, वो खो देंगे। तो जमींदार बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट थे कि जितना भी पैसा, जितना भी रेवेन्यू वो कलेक्ट कर सकते हैं फार्मर से उतना करें, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट ही वो जाएगा ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, तो ये जमींदारी सिस्टम कहलाता था। इम्प्लीमेंटेड इन एरियाज लाइक बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी से एक बात ये भी याद आई
कि एक जो घुमंतु थे जो हमारे देश में आए थे, उन्होंने बंगाल की कंडीशन जब देखी थी तो उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा देश है, जो बंगाल है, जो जगह है बंगाल, वो इजिप्ट के जितने संपन्न थी बहुत सारी चीजों में। अगर हम देखें इजिप्ट को और बंगाल को तो बहुत सारी चीजों में वो इजिप्ट के लगभग संपन्न थी। ये आपको एनसीईआरटी के एक बॉक्स में मेंशन मिलेगा, उसको रीड जरूर करिएगा। वो आपको बताएगा कि भारत की क्या स्थिति थी कृषि के मामले में। तो क्या बात कर रहे थे हम? जमींदारी सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसमें जमींदार जो है वो एक्चुअल ओनर होते थे और उनको एक फिक्स्ड रेवेन्यू फार्मर से कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को फिक्स टाइम में देना पड़ता था। अगर वो प्रोसेस को नहीं अप्लाई करते थे तो क्या होता था, जो ओनरशिप है उनकी लैंड से वो उसको रिमूव कर दी जाती थी। ठीक है, दिस सिस्टम डायरेक्टेड एग्रीकल्चरल प्रॉफिट टू जमींदार्स जो एक्चुअल लैंडलॉर्ड्स थे इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल कल्टीवेटर। जो फार्मर्स थे, जो कल्टीवेटर थे, जो एक्चुअल लैंडलॉर्ड थे, उनको बेनिफिट ना हो करके जमींदार्स और ब्रिटिशर्स यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट को जाता था। ठीक, मैनी जमींदार्स लाइक कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड लिटिल टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर कंडीशन। कोई एग्रीकल्चरल कंडीशन जो है उसको बेटर करने के लिए कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कदम नहीं उठाए गए थे ब्रिटिशर्स और जमींदार्स के द्वारा, क्योंकि जमींदार जो थे वो कुछ ऐसे कदम उठा सकते थे जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बेटर हो जाता। लेकिन उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के साथ साथ अपने बेनिफिट के लिए चीजें सोची जो हमारे देश के लिए और फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा हो गया और उनको बहुत ज्यादा सामाजिक प्रभाव में डाला। Their main focus was collecting rent irrespective of the farmers' economic situation, leading to widespread hardship and social tension. ये जो जमींदारी सिस्टम था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, वो क्या सोशल टेंशन का कारण बन गया, सामाजिक तनाव बहुत ज्यादा होने लगा था फिर। ठीक है, तो ये दो तीन रीजन है एग्रीकल्चर के, किसके? स्टैग्नेशन के। रेवेन्यू सेटलमेंट टर्म, द रिजिड टर्म फॉर रेवेन्यू पेमेंट फिक्स डेट, जो मैंने आपको अभी समझाया कि फिक्स डेट पे जमींदार को क्या करना पड़ता था, रेवेन्यू कलेक्ट करके सबमिट करना पड़ता था। और अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो लूजिंग राइट्स, जो उनके राइट्स थे, जो उनकी ओनरशिप थी, उसको रद्द कर दिया जाता था। प्रेशर्ड जमींदार रीइंफोर्सिंग देयर फोकस ऑन रेंट कलेक्शन ओवर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या था, जो जमींदार थे उनके ऊपर ब्रिटिशर्स के ऊपर से क्या था, दबाव डाला गया कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो वो जमींदार भी एग्रीकल्चर को प्रमोट ना करके, उसकी बेटरमेंट का ना सोच करके वो रेवेन्यू कलेक्ट करने में ही ध्यान दे दिए। अगर उस समय जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट ना करने का सोच करके एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते तो सोचिए कृषि की और क्या स्थिति होती। तो यहाँ पे वही चीजें रेवेन्यू सेटलमेंट में बताई जा रही है आपको कि उनका फोकस रेंट कलेक्शन पे ज्यादा था, ना कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अच्छी नहीं थी, और क्या था, इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी थी। अब उस समय हमारे पास सिंचाई के लिए और कीटनाशक बहुत सारी चीजें ऐसी तो थी नहीं, हम तो बारिश पर ही निर्भर करते थे। मान लीजिए कभी बहुत ज्यादा बारिश आ गई तब तो नुकसान ही होना है, बारिश नहीं हुई तब भी नुकसान होना है। तो हमारे पास अभी वैसी फैसिलिटी नहीं थी कि हम एग्रीकल्चर को और ज्यादा बेहतर कर सके। ठीक है, तो इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी भी कारण थी किसका, स्टैग्नेशन का, एग्रीकल्चर के। एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हमारे पास ऐसे नहीं थे कि कृषि को और बेहतर किया जा सके, या कीटनाशक वगैरह हमारे पास नहीं थे। कमर्शियलाइजेशन एक्सेप्शन, यानी जो फूड क्रॉप्स थे, कमर्शियलाइजेशन या कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है, जहां पे आप क्या करते हैं, कैश क्रॉप्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि फूड क्रॉप्स पे। फूड क्रॉप्स क्या होते थे, फार्मर्स जो है अपने खाने के लिए फार्मिंग करते थे और वही जो उनका फसलें होती थी उसको बेचते थे और उसी को खाते थे, तो वो हो जाता था क्या, फूड क्रॉप्स। लेकिन कैश क्रॉप्स पे ज्यादा फोकस किया गया, यानी कॉटन और जूट, ये सारी चीजें जिससे पैसा आएगा बेच करके। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, नील की खेती पे, तो उससे पैसा तो आता है, लेकिन जो फार्मर्स थे, जो छोटे किसान थे, टिलर्स थे, उनपे तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो दो तीन रीजन क्या हुए एग्रीकल्चर के, अगर हम इसको समराइज या कंक्लूड करते हैं तो पहला लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है, जमींदारी सिस्टम, ये जो रेवेन्यू वाली चीजें थी वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही थी। और चौथा और जो मेन है वो क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्या कर दिया गया, नकदी फसलों पे ज्यादा फोकस किया गया, कैश क्रॉप्स पे ज्यादा फोकस किया गया, ना कि फूड क्रॉप्स पे। ठीक, तो ये एग्रीकल्चर की स्थिति थी कब,
1947 के पहले, जो कि हमारा 85% पॉपुलेशन जो है किस पे डिपेंड करता था, एग्रीकल्चर पे। उसके बाद भी ये स्थिति थी, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, इरिगेशन की अच्छी टेक्निक नहीं थी, फार्मर्स उतने केपेबल नहीं थे खुद से कुछ चीजों को करने के लिए। जो हमारे देश के जमींदार थे उनको इतना क्या बोलते हैं, उनके पास अकल नहीं थी उस चीज की कि वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान दे करके वो रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था किनका, कॉलोनियल गवर्नमेंट का। तो ये एग्रीकल्चर की स्थिति थी। ब्रिटिश colonial policy shifted Indian farmer from food crops to cash crops for British industry। जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ब्रिटिश इंडस्ट्री ने इन सारी चीजों के लिए क्या किया, हमको शिफ्ट किया फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ। कैश क्रॉप प्रोडक्शन प्राइमरीली बेनिफिटेड ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो लोकल फार्मर है उनको मुनाफा ना होकर के ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को जाता था। There was a lack of investment in key agriculture infrastructure। जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो मशीनें थी, उनमें इन्वेस्टमेंट ना होकर के किन चीजों पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी, अदर चीजों पे। सम फार्मर्स अडॉप्टेड कमर्शियल क्रॉपिंग पैटर्न मूविंग अवे फ्रॉम फूड क्रॉप्स। अब क्या है, जो हमारे देश के किसान थे वो तो मजबूर थे, उनको तो जीने के लिए कुछ तो करना था, तो या तो वो अपनी जमीन छोड़ करके किसी दूसरी जगह पलायन कर लेते हैं, या तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो कमर्शियल क्रॉप को क्या करते हैं, उगाते हैं। तो ये स्थिति थी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ने के लिए आप जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उनको रीड कर सकते हैं, और आपको आंसर राइटिंग और बहुत ज्यादा बेटर करनी है तो आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी होगी। एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ्स हैं वो और ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझा सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर। Under colonial rule, India failed to develop a strong industrial base similar to its agriculture sector। अब एग्रीकल्चर सेक्टर का जो स्टेटस है, जो स्थिति थी, वो तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो भी कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं था। या यूं कहिए कि एग्रीकल्चर तो फिर भी थोड़ा बहुत उसमें थी चीजें, लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट था वो जीरो था। The decline of India's renowned handicraft industries was not replaced by modern industrial development। Colonial policy aimed to be deindustrialize India with two main objectives. First is reduce India to an exporter of raw materials for British industries. Second, transform India into a market for British finished goods to support their industrial expansion। अब यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि हमारे देश में जो हाथ से हम काम करते थे, हाथों से जो काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट जो चीजें थी, उन पे हमारा ज्यादा फोकस होता था। ठीक है, तो अब उसमें भी क्या हुआ, डिक्लाइन आया। जो हाथ से बनी चीजें थी उन पे ज्यादा जो इंटरेस्ट आता था वो राजा महाराजाओं को आता था, मुगल्स को आता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उनका तो पलायन हो गया, और जो थे भी, जो राजा महाराजा या जो मुगल्स थे भी, वो तो पेंशन पे रह रहे थे, तो वो उन सारी चीजों को कैसे प्रमोट करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने वो हाथ से बनी चीजों को हटा करके मशीन्स और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद से रिड्यूस टू इंडिया एक्सपोर्टर, वो क्या कर रहे थे, जो हमारे देश में रॉ मटेरियल होते थे उनका एक्सपोर्टर बना करके हमको छोड़ देना चाहते थे कि हम क्या करें, एक्सपोर्ट करें रॉ मटेरियल, और हमको फिनिश्ड गुड या बने हमारी दी हुई प्राथमिक चीजों से हमें द्वितीय चीजों का उत्पादन करके हमको ही खिलाएं। और दूसरा उनका क्या एम था, वो या तो क्या करें, ब्रिटिश जो ब्रिटेन है उसका मार्केट बनाए, किसको, इंडिया को, यानी इंडिया जो है वो मार्केट बन करके रह जाएगा ब्रिटिशर्स के लिए। तो ये दो चीजें हो रही थी, जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा था इंडिया में वो ब्रिटिशर्स के लिए हो रहा था। और जो भी चीजें, अब ये बताइए, जो हाथ से बनाई चीजें हैं हमारे देश में वो ज्यादा बेटर होगी या मशीन से बनाई हुई? ऑब्वियसली मशीन से बनाई हुई चीजें बेटर होंगी, क्योंकि हमारे देश में हम तो कोई डेवलपमेंट कर नहीं पा रहे थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया, हमारे देश को ही मार्केट बना दिया सारी चीजों का। द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉज्ड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। लोग हाथों पर निर्भर करते थे, अपनी कला पर निर्भर करते थे। अब वो सारी चीजें जब हटा दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मैसिव उसमें जनसंख्या में होने लगा। मैसिव पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गई। इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स अनमेट बाय लोकल प्रोडक्शन। अब जब हाथों से हम कोई चीज का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बना ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, जो कंज्यूमिंग गुड्स होंगे वो क्या होंगे, वो मीट ही नहीं हो पाएंगे, हम बना ही नहीं पाएंगे। तो लोकल जो पीपल थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए।
उनका जो कला था वो तो रुक गया, तो अब कोई चीज का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे थे, हमारे देश में कुछ बना ही नहीं पा रहे थे। दिस डिमांड वाज फुलफिल्ड बाय इंपोर्टिंग चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। सॉरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम वो जो डेडलाइन थी उसको मीट नहीं कर पाए, तो ब्रिटेन ने क्या किया, चीप जो गुड्स उनके यहाँ प्रोड्यूस होते थे वो यहाँ पे सेल करना शुरू किया। ये पूरी एक स्ट्रेटेजी थी कि हमारे देश में जो कला है उसको खत्म कर दिया, हाथ से बनाई हुई चीजों को रोक दिया, कृषि को रोक दिया। अब वही सारी चीजें हमारे देश से ले जा करके प्राइमरी चीजें हमको सेल कर रहे हैं। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी। मॉडर्न इंडस्ट्री बिगन इमर्जिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, बट प्रोग्रेस वॉज स्लो। ठीक है। इनिशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंक्लूडेड, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ था कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को लिए, लार्जली इंडियन ओल्ड, लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। जूट टेक्सटाइल मिल्स, फॉरेन डोमिनेटेड, कंसंट्रेटेड इन बंगाल। बंगाल का कई जगह पे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी, और एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में 2-3 जगह पे आपको बताया गया वहां के मलमल के बारे में, और वहां के जो एक घुमंतु आए थे उन्होंने ये तारीफ की थी कि इजिप्ट के जितना संपन्न है। तो बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी वो महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, इन सारी जगहों में सेटअप की गई। आयरन और स्टील कंपनी का सेटल किया गया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इमर्ज इन द अर्ली 20th सेंचुरी विद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को को एस्टेब्लिश किया गया 1907 में। ठीक है। तो ये एक जब बहुत सारी चीजें खराब चल रही थी तो रेलवे का भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रेलवे का यूज किया, वो भी अपने बेनिफिट के लिए, कि जो भी चीजें ब्रिटेन में हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके जो गुड्स बनाए जा रहे हैं उनको क्या यहाँ वहां से यहाँ लाने के लिए, या यहाँ से रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए रेलवे को ले करके आया गया। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, सीमेंट एंड पेपर डेवलप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आने तक ये सारी चीजें शुगर, सीमेंट, पेपर डेवलप्ड, ये सारी चीजें डेवलप हुई थी। देयर वाज अ लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज लाइक मशीन टूल प्रोडक्शन टू सपोर्ट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री का जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो भी किन के बेनिफिट के लिए हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए हुआ था। There was no adequate replacement for the widespread decline of India's traditional handicraft इंडस्ट्रीज। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी जिनका डिक्लाइन हुआ था, उसको रिप्लेस करने के लिए कोई बेटर ऑप्शन हमको नहीं दिया गया था। द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर हैड अ लो ग्रोथ रेट एंड मिनिमल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड। द पब्लिक सेक्टर ऑपरेशन वर हाईली लिमिटेड, कवरिंग ओनली, देखिए क्या हुआ था, जो हमारे देश में था उसका तो भंटादार हुआ ही, साथ ही साथ जो चीजें बनाई जा रही थी ब्रिटेन के द्वारा वो हमारे देश की जीडीपी में कहीं से भी योगदान बेहतर तरीके से नहीं कर रहा था। और ये जो चीजें हैं उनका थोड़ा सा क्या हुआ, उदय हुआ, वो भी खुद के बेनिफिट के लिए। द कोलैप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड द स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज led to widespread unemployment, forcing many to rely on agriculture, which was already overburdened. अब जो डिक्लाइन हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री में, उससे क्या हुआ, सारे लोग जो थे, पहले कृषि की तो हालत पहले से ही खराब थी, तो जो लोग थे वो और जो इस काम में लगे हुए थे यानी इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे, उसमें डिक्लाइन हुआ तो वो लोग वापस एग्रीकल्चर की तरफ गए और एग्रीकल्चर की तरफ तो जो डेक्लाइन था इंडस्ट्रीज की तरफ, तो लोग वहां से एग्रीकल्चर की तरफ आने लगे और एग्रीकल्चर की तरफ वैसे ही कंडीशन खराब थी। तो ये दोनों जो सेक्टर थे उनकी स्थिति आप देख रहे हैं, और आप जब चीजों को और डीपली स्टडी करेंगे, स्लाइड को रीड करेंगे, तो आपको कंडीशन और बेहतर से समझ में आएगी। आगे फॉरेन ट्रेड वगैरह को भी हम समझेंगे कि इंडिपेंडेंस के ईव में उनकी क्या स्थिति थी, क्या उनका स्टेटस था। ये दोनों चीजें पढ़िएगा और आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।